आज मैं आपको इंडिया का सबसे खतरनाक हॉन्टेड फोर्ट की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जहाँ एएसआई ने खुद लिख दिया है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं, ये एक वार्निंग लेबल है, एक जगह के लिए जहाँ लोग अंदर तो जाते हैं और कभी पूरे वापस नहीं आते। मेरा नाम है अंकिता और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। बिल्डिंग्स को समझने और उनके सीक्रेट्स को जानने का पैशन रखती हूँ। पर भानगढ़ ने मुझे दिखा दिया, कुछ बिल्डिंग्स जिंदा होते हैं और वो भूखे होते हैं। उस रात के बाद मुझ में कुछ बदल गया और आज मैं आपको उसी अंधेरे में खींच रही हूँ। अगर आपका दिल तेजी से धड़क रहा है तो अभी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने वाली नहीं, ये फील करने वाली है। एज एन आर्किटेक्ट मैं भानगढ़ जाने से पहले सोचती थी ये सिर्फ एक 16th सेंचुरी का फोर्ट है। 1573 में राजा भगवत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। अरावली के पहाड़ों के बीच एक पूरा शहर, 9000 से ज्यादा घर, बाजार, टेम्पल्स और पैलेसेस, परफेक्ट सिमेट्री, फ्लॉलेस ज्योमेट्री और नागड़ा स्टाइल टेम्पल्स, मल्टी स्टोरी हवेलीज, एक थ्राइविंग राजपूत किंगडम। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई, समझ में आ गया ये कोई साधारण फोर्ट नहीं था। हर दीवार बिना मोर्टार के सिर्फ भारी काले लूनी पत्थरों से बनी है। दरवाजे इतने छोटे हैं कि आपको झुकना पड़ता है, जैसे किसी भगवान के सामने सर झुका रहे। कॉरिडोर्स इतने लंबे कि भरी दोपहरी में भी लाइट अंदर घुसते ही मर जाती है, और शैडोज सिमेट्री के अगेंस्ट टेढ़े चलते हैं। हिस्ट्री कहती है ये शहर नेचुरली बर्बाद नहीं हुआ था, 2 श्राप इसको निकल गए। रात के 11:15 बज रहे थे। 5 दोस्तों का ग्रुप, आर्यन, मीरा, राघव, तनु और कबीर, एएसआई के बोर्ड को इग्नोर करके अंदर घुस जाते हैं। उन्होंने सोचा ये सिर्फ गवर्नमेंट की एक फॉर्मेलिटी है। उन्हें लगा उनके पास 4K कैमरास हैं, हाई ल्यूमिन की फ्लैशलाइट्स हैं, तो अंधेरा उनका क्या ही बिगाड़ लेगा। पर जैसे ही उन्होंने पहली दहलीज क्रॉस करी, फ्लैशलाइट्स की रोशनी धुंधली पड़ गई, मानो उसकी पूरी बैटरी तेजी से ड्रेन आउट हो गई थी। हवा भारी होने लगी और सबसे पहले उन्होंने नोटिस किया नए रास्ते बन गए थे जो किसी भी मैप में नहीं थे। पूरा फोर्ट एक भूल भुलैया बन गया था और यहीं से शुरू होता है असली हॉरर। पहला श्राप था गुरु बालूनाथ का। फोर्ट बनने से पहले ये जगह उनका मेडिटेशन स्पॉट था। राजा ने उनसे परमिशन मांगी, गुरुजी ने दे भी दी, पर एक शर्त पर, कोई भी बिल्डिंग इतनी ऊंची ना हो कि उसकी छाया उनके घर पर पड़े। लेकिन राजा के एक डिसेंडेंट ने पैलेस को और ऊंचा कर दिया। गुरु बालूनाथ के घर पर छाया पड़ गई और गुरु ने श्राप दे दिया, यहाँ कोई भी छत कभी नहीं टिकेगी। और आज भी अगर कोई यहाँ छत बनाने की कोशिश करे, रात को बिना आवाज के वो गिर जाती है। पर ये सिर्फ शुरुआत थी। दूसरा और ज्यादा खतरनाक श्राप सिंघिया तांत्रिक का था। 5 दोस्त चलते चलते जौहरी बाजार पहुंचे। वहां एक भी दुकान पर छत नहीं थी। ये खाली दुकानें और छतों का ना होना कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे सदियों पुरानी एक दास्तान है। 16th सेंचुरी में भानगढ़ एक बेहद अमीर और खुशहाल किंगडम हुआ करता था और वहां रहती थी राजकुमारी रत्नावती।
एक ऐसी राजकुमारी जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे देश में थे। उसको पसंद करने वाले बहुत थे, पर उन सब के बीच अंधेरे में छुपा था एक शख्स, सिंघिया। सिंघिया कोई आम इंसान नहीं था। वो इसी शहर का एक तांत्रिक था जो काले जादू में माहिर था। राजकुमारी के लिए उसका प्यार एक जुनून, एक बेहद खतरनाक दिमागी बीमारी बन चुका था। वो जानता था कि एक मामूली तांत्रिक और एक राजकुमारी का मेल नामुमकिन है, इसलिए उसने एक घिनौना रास्ता चुना। एक दिन सिंघिया ने बाजार में राजकुमारी रत्नावती की मेड को उनके लिए हेयर ऑयल खरीदते हुए देखा। मौका पकड़कर सिंघिया ने चुपके से उस तेल पर एक बेहद ताकतवर मोहिनी मंत्र पढ़ दिया, एक लव स्पेल। उसका मानना था कि जैसे ही ये तेल राजकुमारी के जिस्म को छुएगा, वो होश खो बैठेगी और खुद ब खुद चलकर सिंघिया के बाहों में चली आएगी। लेकिन सिंघिया एक बात नहीं जानता था। राजकुमारी रत्नावती खुद ऑकल्ट साइंसेस और दबी हुई विद्याओं में बेहद माहिर थी। जब मेड तेल लेकर लौटी तो राजकुमारी ने देखा उस तेल की बोतल के अंदर तेल अजीब तरीके से स्वर्ल कर रहा था, घूम रहा था। वो पल भर में समझ गई कि इस पर किसी ने काला जादू किया है। राजकुमारी ने उस बोतल को उठाया और पूरी ताकत से एक बहुत बड़े पत्थर पे दे मारा। बोतल टूट गई, पर जैसे ही वो एन्चेंटेड तेल उस पत्थर पर गिरा, काले जादू का असर पलट गया। वो जमीन पर पड़ा एक मामूली इनोसेंट पत्थर इंस्टेंटली एक विशालकाय भारी भरकम बोल्डर में बदल गया और पहाड़ी पर बने सिंघिया की कुटिया की तरफ तेजी से रोल करने लगा। सिंघिया भाग नहीं पाया। वो विशालकाय पत्थर उस तांत्रिक को जमीन पर पीसते हुए, उसकी हड्डियों को तोड़ते हुए उसको कुचलने लगा। अपनी आखिरी सांस लेते हुए, खून उगलते हुए सिंघिया ने पूरे भानगढ़ को एक आखिरी श्राप दिया। यहाँ कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब भटकेंगे। इस महल में कोई दोबारा पैदा नहीं हो पाएगा और तुम सबकी आत्माएं इसी शहर के पत्थरों में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। और अगले ही साल एक भयानक जंग में पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। राजकुमारी रत्नावती और हजारों लोग एक ही रात में कत्ल कर दिए गए और कहते हैं आज भी उनकी आत्माएं यही भटक रही हैं। मीरा ग्रुप को चलते चलते भानगढ़ की ये हिस्ट्री बता रही थी और ग्रुप मानो उसकी कहानी से पूरा मंत्रमुग्ध हो गया था। और इसी के बीच कबीर ने एक ऐसी इनोसेंट गलती कर दी जिसने उन सब का नसीब बदल दिया। रॉयल पैलेस की दीवार से गिरा एक छोटा अजीब सा काला पत्थर कबीर ने उठाकर अपनी पॉकेट में डाल दिया। एक सुवेनियर, एक निशानी। और चलते चलते आर्यन रुक गया। उसने अपना हाथ एक दीवार पर रखा। रेगिस्तान की रातें ठंडी होती हैं और दिन गर्म, पर वहां के पत्थर रात में गर्म थे और वाइब्रेट कर रहे थे। जैसे जैसे टेम्परेचर गिर रहा था, ये बिना मॉर्टार के पत्थर आपस में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से घिस रहे थे। पूरा फोर्ट एक ऐसी धीमी भारी आवाज निकाल रहा था जैसे कोई विशालकाय जीव सांस ले रहा हो। कबीर की पॉकेट में रखा था एक छोटा पत्थर। अब वो भी गर्म होने लगा था, जैसे वो फोर्ट की सांस से कनेक्ट कर रहा हो। और तभी हवा का रुख बदल गया। पूरा बाजार एक ऐसी मीठी भारी खुशबू से भर गया जो दिमाग को सुन्न कर दे। केवड़े की खुशबू,
तंत्र शास्त्र में कहते हैं केवड़े की ये स्मेल अंधेरे की उन शक्तियों को खींचती है जो इंसान नहीं है। मीरा ने अपना कैमरा घुमाया। एक पल में वो मीठी खुशबू, सड़ी हुई मिट्टी और ताजे खून की बदबू में बदल गई और फिर उन्हें सुनाई दिया हजारों लोगों के बोलने का शोर, भीड़ की हंसी, चूड़ियों की खनकार, पर सामने सिर्फ पत्थरों का एक कब्रिस्तान था। राघव ने जैसे ही अपना कैमरा उस शोर की तरफ घुमाया, पूरा बाजार एकदम से डेड साइलेंट हो गया, जैसे किसी ने चलते हुए टेप को बीच में से काट दिया हो। बाजार जो जाग चुका था, पूरा भीड़ का शोर अब गायब हो चुका था, पर अब डर दिमाग पर चढ़ रहा था। वो डर के रॉयल पैलेस की तरफ भागे। रास्ते में उन्होंने सोमेश्वर मंदिर देखा। पूरे भानगढ़ में वो एक लौता मंदिर है जिसके ऊपर छत है, बाकी सब खंडर हैं। जैसे ही इन्होंने मंदिर के आंगन में अपना पहला कदम रखा, एक अजीब सी चीज हुई। मंदिर के अंदर आते ही बाहर की हवा की सरसराहट, उनकी अपने कदमों की आहट, सब एकदम शांत हो गया, जैसे उनके कान सुन हो गए हों। पर मंदिर के स्टोन बाउंड्री लाइन से जैसे ही उनका एक कदम बाहर निकलता है, हवा का शोर उनके कानों पर किसी थप्पड़ की तरह लगता है। मंदिर से निकलते ही उनका रास्ता भटक गया। वो पैलेस के पास बने एक पुराने स्टेपवेल के पास पहुंचे। इस स्टेपवेल की ज्योमेट्री इन्वर्टेड है। इसकी सीढ़ियां अजीब तरह से टेढ़ी हैं, जो आपके दिमाग को भूल भुलैया में डाल देती हैं। तनु ने नीचे पानी की तरफ देखा। नीचे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन नीचे नहीं, बल्कि आसमान आपके पैरों के नीचे खुल गया हो। उस रात आसमान में बादल थे, पर उस बावड़ी के पानी में तारे चमक रहे थे। सडनली मीरा ने अपना ईयरफोन झटक कर जमीन पे फेंक दिया। उसके कानों से खून निकलने लगा था। उसने कांपते हुए कहा, कोई पत्थर खिसकने की आवाज आ रही है, कुछ बहुत भारी ऊपर से नीचे गिर रहा है। उसी पल पैलेस के टॉप फ्लोर से एक ऐसी आहट आई जिसने उनका खून जमा दिया। ये किसी इंसान के कदम नहीं, बिना मोटर के बने वो भारी काले पत्थर कांपने लगे थे। पूरा फ्लोर वाइब्रेट कर रहा था, जैसे एक बहुत बड़ा बोल्डर, एक विशालकाय पत्थर सदियों पुराने गुस्से में कॉरिडोर्स के अंदर घूम रहा हो। वही पत्थर जिसने सिंघिया तांत्रिक को कुचला था। उन्होंने अपनी फ्लैशलाइट्स को ऊपर की दीवारों पर मारा। वहां कोई पत्थर नहीं था, पर उन्हीं के सामने दीवार पर एक गीला निशान बन रहा था, जैसे कोई इनविजिबल भारी चीज उनकी तरफ रसती हुई आ रही हो, उन्हें दीवार में पीसने के लिए। भागो यहाँ से, ये शहर हमें निगल जाएगा। वो नीचे की तरफ भागे, पर दीवारें उन्हें घुमाती रहीं। जो रास्ता बाहर जाता था, वहां अब सिर्फ खाली रूफलेस कमरे थे, जहां से काला आसमान मानो उन्हें देखकर हंस रहा हो। सुबह के 4 बजे अब आसमान का रंग हल्का हल्का नीला होना शुरू हो गया था। तब जाकर उन्हें मेन गेट दिखाई दिया। वो कार में बैठे। कबीर ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। कार स्टार्ट नहीं हुई। डैशबोर्ड की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। कार के विंडशील्ड पर बाहर से धुंध जमने लगी और उस धुंध पर अंदर बैठे दोस्तों के देखते ही देखते बाहर से किसी ने उंगलियों से लिखा, तुम यहीं हो। The car violently shook, जैसे कोई उसको पलटने की कोशिश कर रहा हो। एक हाथ नहीं, सैकड़ों हाथ। और फिर सूरज की पहली किरण पड़ी। सब शांत हो गया। कार स्टार्ट हो गई।
कबीर ने अपना हाथ पॉकेट में डाला। वो इनोसेंट पत्थर वहीं था। उन्हें लगा वो बच निकले हैं। अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत अच्छा मौका है, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है, कहानी यहाँ खत्म हो गई? भानगढ़ से आप बाहर आ सकते हो, पर भानगढ़ आपके अंदर से कभी बाहर नहीं आता। और कबीर के लिए तो हॉन्टिंग अब शुरू हो रही थी। घर पहुंचते ही कबीर के कमरे में अजीब सी चीजें होने लगी। हर रात ठीक 11:15 बजे उसके बेड के नीचे से पत्थर घिसटने की आवाजें आने लगी। उसके कमरे की हवा अचानक केवड़े की सड़ी हुई स्मेल में बदल जाती। कबीर ने उस पत्थर को डस्टबिन में फेंक दिया, पर सुबह वो पत्थर दोबारा उसके साइड टेबल पर मिलता है। एक हफ्ते के अंदर कबीर अपनी अक्ल, अपनी सैनिटी खोने लगा था। वो दीवारों से बात करता, अपनी उंगलियों से दीवार खुरेदता और चिल्लाता, मेरा सर फट रहा है, मुझे छत नहीं चाहिए। उसका मेंटल बैलेंस पूरी तरह टूट चुका था। उसकी हालत देखकर उसके घर वालों ने एक अघोरी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कबीर के कमरे में कदम रखते ही अपना सर पकड़ लिया था। उसने कबीर के बैग से वो काला पत्थर निकाला और कांपते हुए कहा, ये किसी मुर्दे की हड्डी से ज्यादा खतरनाक है। तुमने भानगढ़ का एक हिस्सा चुराया है? क्यों? और अब वहां की आत्माएं तुम्हारा जिस्म चुरा रही हैं। अगर जिंदा रहना है तो इसे सूरज ढलने से पहले उसी जगह वापस रख कर आओ जहां से उठाया था, वरना तुम्हारी आत्मा यहीं तड़पती रहेगी। कबीर पूरी तरह पागल हो चुका था, पर डर के मारे वो उसी रात उस पत्थर को लौटाने अकेला भानगढ़ निकल गया था। ये उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। रात के सन्नाटे में वो डर से कांपते हुए उसी खाली रॉयल पैलेस के कॉरिडोर में घुसा। उसने रोकर गिड़गिड़ाकर उस पत्थर को जमीन पर रख दिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन भानगढ़ के कानून अलग हैं। वहां लेने का रास्ता तो है, पर लौटाने का नहीं। जैसे ही कबीर पलटा, पैलेस के सभी अनप्रपोर्शनेट दरवाजे एक के बाद एक धम करके बंद होने लगे। बिना मोर्टार के दीवारों से काले हाथ बाहर निकले और उन्होंने कबीर को पीछे से जकड़ लिया। कबीर ने आखिरी बार अपनी गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश की, पर उस इन्वर्टेड स्टेपवेल की तरह दीवारें बदल गईं। पूरा खंडर अब जिंदा हो गया था। भानगढ़ फोर्ट के गेट पर लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश मना है। कबीर उस रात के बाद कभी बाहर नहीं आया। पुलिस ने उसे ढूंढा, पर उसके जिस्म का एक भी कतरा कभी नहीं मिला। लेकिन आज भी जो लोग सूरज ढलने के आसपास वहां से गुजरते हैं, उन्हें पैलेस के टॉप फ्लोर से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। मुझे छत नहीं चाहिए, मुझे बाहर निकालो। मैं हूं अंकिता, और अगर आपके पास भी कोई फोर्ट या एंशिएंट रूइन की कोई भी अनजान चीज या कोई इनोसेंट सोवेनियर रखा है, तो गौर से देखिए, क्या वो आपकी सांसें या आपका चैन तो नहीं छीन रहा। ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी ही और हॉरर, हिस्टोरिक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये कहानी अपने कमजोर दिल वाले दोस्त को जरूर शेयर करें।